So hello everyone, and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. सो माय नेम इज सौरभ पांडे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि अभी ये टाइम है और ये डिस्कशन है सी सेट को लेके। और यहाँ पे मैं कुछ आपको डेटा शो करूँगा। ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये डेटा यूपीएससी के द्वारा ही पब्लिश्ड है। 22 का डेटा अवेलेबल है, 23 का डेटा, आई थिंक 24 का भी अवेलेबल होगा। और ये अभी मैंने 23 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका डेटा है। इसमें जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, जो लोग मतलब जिन्होंने भी इंटरव्यू अपीयर हुए हैं, और कुछ लोग तो रिकमेंड हो जाते हैं, कुछ नहीं भी रिकमेंड होते हैं। तो जो नहीं भी रिकमेंड हुए उनका ये डेटा है कि उनका वो किस एरिया से बिलोंग करता है, मतलब उनका जो फील्ड है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये किस एरिया से, ये आपको देखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मतलब गो थ्रू हो ना, तो इसको थोड़ा सा आपको नज़र बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी का नाम, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द नेम, ठीक है, बट ये यूपीएससी का ही है, कोई इधर उधर का डेटा नहीं है। यहाँ पे देखो आप बीटेक, ठीक है, ये ऐसे रैंडम पेज में लेकर जाता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। तो एम बी बी एस, बी टेक, बी डी एस, बी टेक, ठीक है, बी टेक, एम बी बी एस, बी टेक, बी फार्मा। हिंदी तो सब वाले तो दिखेंगे ही नहीं आपको। बी ए एम एस, बी ई, बी कॉम, बी ई, बी ई, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी टेक, ठीक है, 184 पेजेस। एम बी बी एस, बी टेक, बी टेक, बी ई, ठीक है, बी टेक, एम बी बी एस, बी टेक, बी ए, एक दो दिख गए, बी टेक, वो भी बी ए भी किसी कुछ टेक्निकल फील्ड ही हो सकता है, बी ए पॉलिटिकल साइंस, ये सब एरिया से है। ठीक है, चलो ऐसे मैं रैंडम लेकर जा रहा हूँ, कोई भी रैंडम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर आप देखोगे बी टेक, बी टेक, बी टेक आ गया। ठीक है, कुछ एरिया में बी कॉम और बी ए जो जहाँ पे आ रहा है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। बी ई, बी टेक, बी टेक, ठीक है, जैसे अब रैंडम पेज में लेकर आता हूँ कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम बी बी एस, बी टेक, उसके अलावा बी टेक, बी ई, बी कॉम, बी टेक, एम बी बी एस, बी एस सी, बी टेक, ठीक है, और देखो कोई भी रैंडम ले लो। आई हैव गॉन थ्रू, चलो ये पेज आ गया बी ई, बी एस सी, बी ई, बी टेक, बी ए, थोड़ा बहुत बी ए हैं, बट मैक्सिमम आप देखोगे क्या है, देखो यहाँ पे बी एस सी, बी टेक, बी ई, बी टेक, बी ई, बी ए, बी टेक, बी टेक, बी ई, बी ई, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी बी टेक, ये बहुत सारे एरियाज़ हैं। बी टेक पूरा कोई भी आप पेज ले लो, अब प्रोपोर्शन देखो, बी ई, बी टेक, बी ई, बी ई, बी टेक, बी टेक, ये लो। ठीक है, टोटल 84, 184 तो पूरे तो मैं नहीं दिखा सकता, बट ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पे बी, बी एस सी, बी टेक, बी एस सी, बी टेक, बी टेक, बी टेक, बी टेक, बी टेक, ये सारा बी टेक, बी टेक, बी टेक। अब क्या, अब बोलो, ये जो डेटा है, मैं डेटा भी आपको बता देता हूँ। ये डेटा यूपीएससी के द्वारा है और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 का डेटा है। अभी 24 का डेटा देखना, इस साल का जब डेटा आएगा उसको आप लोग गो थ्रू होना। और ये जो डेटा है ये क्या हाईलाइट कर रहा है, ये एक इंटेंशन यूपीएससी का जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सी सेट का पेपर आपका 2011 को इंट्रोड्यूस हुआ था, 2011 में। तो पहले क्या होता था कि दोनों पेपर का नंबर कंबाइन किया जाता था। जैसे मान लो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, दोनों को कंबाइन कर लिया जाता था और स्कोर कैलकुलेट होता था। तो लोग क्या करते थे, जो मतलब इस फील्ड से होते थे, तो सी सेट एकदम बहुत ही आसान सा रहता था उस समय। तो लोग 200 में से 160, 170 ऐसा स्कोर करते थे और पेपर 1 में बहुत ही कम करते थे और वो क्वालिफाई कर जाते थे। ठीक है, लेकिन ये वॉइस रेज हुई क्योंकि कहा गया कि ये पूरा तो अब ये एप्टीट्यूड वाला ही हो रहा है, तो कैसे होगा। फिर 2015 को इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया, 33% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया गया। बट 2015 आप ले लो, 16, 17, 18, इस टाइम पे इतना कोई मतलब सी सेट का लेवल ऐसा था कि मैनेजेबल है। मतलब अगर आप ऐसा कोई एक्सपर्टीज़ अचीव नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद मतलब एक्सपर्टीज़ अचीव तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा कोई इतना नहीं था कि मतलब जो अभी लेवल है। फिर कुछ रिपोर्ट्स आई, मतलब कुछ वैसे ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा भी किसी से डिस्कशन हुआ था, तो उसमें एक चीज़ सामने आई और वो मैं आपसे सामने रख रहा हूँ कि जो ये टीम बनाई गई, हो सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का हो कि भाई हमें कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों का, टेक्निकल लोगों का ज़रूरत है, रादर देन जो बहुत ही आर्ट फील्ड से बिलोंग करे उनका हमको ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कुछ आपको मेथड अपनाना है जिसमें मे बी ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड और इस एरिया से ही लोग सेलेक्ट हों। ये डेटा उसको प्रूव कर रहा है। मतलब 85% लोग तो ये बी टेक, बी टेक यही सारे हैं। ये पूरा पीडीएफ आप चाहे काउंट कर लेना, आई हैवंट काउंटेड, बट जहाँ पे देखो हर पेज में एक नाम अगर बीए का तो 5 जो है वो बी टेक के हैं। अब ये स्थिति बन रही है। तो इसमें क्या है कि जो टीम बनाई गई है ना, जो टीम आपकी बनी है, जो कि पेपर आपके लिए मतलब बना रही है, पेपर जो सी सेट का बना रही है, कई रिपोर्ट्स आई, मतलब कुछ चीज़ें जो पता चल रही हैं वो यही है कि
उसमें जो टीम बनी हुई है मेनली वो जो कैट से एसोसिएटेड है, जो मतलब ऐसे लोग जो कि कैट के पेपर से इन्वॉल्व रहते हैं, जिनको एप्टीट्यूड पेपर का बहुत हाईएस्ट लेवल का एक्सपर्टीज़ है, ऐसे लोग यूपीएससी के पैनल में भी हैं जो सीसेट का पेपर को सेट कर रही हैं। और आप मानकर चलो कि लगभग ये जो ट्रेंड है 23 के बाद से बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो गया, मतलब पेपर का लेवल बहुत तेज़ी से, सीसेट का पेपर जो है वो आपका उसके लेवल को बढ़ा दिया। क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी कि सीसेट, पहले भी लोग डिस्क्वालीफाई होते थे जिनका एप्टीट्यूड बहुत वीक है, अब तो अच्छे खासे लोग चाहे वो बीटेक के भी हों। अब ये वाला मिथ नहीं कि बीए वाले रह गए, अब तो ये मानकर चलो कि अगर बीटेक वाले भी हैं, इंजीनियरिंग फील्ड वाले, उनके बस का भी नहीं है सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर पाना। ये स्थिति बन रही है। जो लोग हैं तो बहुत लक से हुए हैं। अभी एक स्टूडेंट है, उनका 68 69 नंबर था, ठीक, उन्होंने पिछली बार मेंस दिया था। बोले सर क्या करूं, क्योंकि उनका जीएस में अच्छा स्कोर था, 100 के आसपास था, तो क्या होना चाहिए। तो आई सेड कि आपका होगा इसलिए क्योंकि आपके सारे जितने भी आंसर की आप देख रहे हो उसमें 68 सेकंड। अब आई सेड जस्ट कि ठीक है, अपना पढ़ाई में लगे रहना चाहिए, कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, बट उनका हो गया फाइनली। बट ये लक का है। एक स्टूडेंट उनके 77 नंबर थे और प्रीलिम्स में उसके 90 प्लस थे, मतलब GS1 में, और 77 उनका स्कोर था सीसैट में, उनका नहीं हुआ। तो अब क्या है कि देखो इसमें ना, मतलब ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे जो कि ये बोले कि मेरे 100 थे। अब कुछ एक्सेप्शन होंगे, उनकी बात नहीं करते, बट जनरली अगर जितनी भी बात करो कि सीसैट में मेरे, कि कोई बोल दे 90 है, 100 है, क्योंकि अगर आप 80 भी हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन इधर उधर गए और आप बाहर हो जाओगे। सिंपल सी बात है, बोलने को 80 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन आई थिंक 2.5 मार्क्स का होता है, तो 2.5 मार्क्स का भी देख लो तो वो 3-4 क्वेश्चन इधर हुए तो आप बाहर हो जाएंगे। तो अब ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में अगर आप अगले साल का भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ देखो आपके मन के अंदर डिलेमा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस पर हमको चर्चा करना चाहिए। अब कई लोग एक ओपिनियन रेस कर भी रहे हैं कि ठीक है यूपीएससी को हम बोलते हैं। अब ये यूपीएससी को बोल के कितना फ़ायदा होगा, मेल आप लिख सकते हैं, अगर आप बोलना भी चाहते हैं तो आप मेल के माध्यम से कह सकते हैं। हम लोग भी अपने ऐसा वीडियो बना के, क्या पता कोई वीडियो उनकी नज़र में चला जाए, उनकी नज़र चली जाए कि हाँ यार बच्चों का ये कंसर्न है। ऑल्दो आई, मतलब उनके पास तो डेटा रहता होगा ना, उनके पास क्या पास डेटा नहीं होता होगा, क्योंकि पूरी सबकी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, और जब वो रिजल्ट निकालते होंगे फाइनल, जो डेटा एक ऐसा कंपाइल करते हैं, जैसे ये डेटा आपके सामने कंपाइल है ना, सब्जेक्ट और एड्रेस ईमेल सब दे रखा है, तो उसमें नो डाउट उनको भी पता होता होगा कि मैक्सिमम लोग बीटेक से हो रहे हैं। तो या तो इंटेंशन जो है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो उस इंटेंशन के माध्यम से इनको टेक्निकल लोग ही चाहिए, जो टेक्निकल और इंजीनियरिंग फील्ड से हों, ऐसे लोग हों, या साइंस फील्ड से हों, ऐसे लोग हों, क्योंकि ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हम कह रहे हैं कि ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा है, तो उसमें क्या उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बट अगर ऐसा उनका नीड है, ऐसा उनका डिमांड है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न तो देखो बनेगा ना। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम ऐसे अभी जाके प्रोटेस्ट में बैठ जाएं? आंसर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। अपने लेवल को देखो बढ़ाना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको 4 नेगेटिव बातें बोल भी दूं, 4 नेगेटिव बातें यूपीएससी के खिलाफ बोल भी दूं, तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। हमें जो करना है अपने लेवल पे, हम लोग वॉइस रेस कर रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है कि हम एक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो प्रोसीड करें। वो स्ट्रेटजी जो है सीसेट की, वो हमें लेकर चलना पड़ेगा, और वो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उसको कैसे आपको लेकर चलना चाहिए अगर आप नेक्स्ट ईयर जो है अटेम्प्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैं तो हिंदी माध्यम का आई एम वेरी लाइक आई एम वेरी मच, एक आप डिसर्टन भी आप कह सकते हैं कि अब यहाँ देखो ना, कहाँ हिंदी का तो कोई नाम ही नहीं है सब्जेक्ट। मतलब ये मैक्सिमम बीएससी बीटेक सब इंग्लिश में ही करते हैं, बीटेक अकाउंटेंसी भी कोई हिंदी में मुश्किल ही करता है। अब ये देखो ना, सारे बीएससी एमबीबीएस ये सब मैक्सिमम लोग, कितने लोग हिंदी माध्यम के हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं ओपनड हैं, है ना, वहाँ पे बुला के और सब दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें। लेकिन आप देखो कितने लोग हिंदी माध्यम का, कुछ बहुत ही कम लोग देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप डेटा ही जब खोल के देखना, मतलब कोई कुछ ऐसा दिख ही ना रहा। बी ए यहाँ थोड़े बहुत बी ए दिख गए, ठीक है, तो भी बी ए देखो सब पॉलिटिकल साइंस वाले बी ए दिख रहे हैं। स्पेसिफिक जैसे इंग्लिश में है तो वो ठीक है, तो ये बीटेक बी ए बीटेक 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 बीएससी 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 बीटेक बीटेक एमबीबीएस बीएससी, देखो ये सब केमिस्ट्री। कहाँ के हिंदी माध्यम के बच्चों का भी तो सोचना पड़ेगा। उन तक ये बातें पहुँच ही नहीं रही है, ये डेटा जो है शायद उन तक रीच ही नहीं कर पा रहा है।
अभी भी उस इल्यूज़न के साथ रहना नहीं चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि अपनी प्रिपरेशन के लेवल को कैसे चेंज किया जाए, कैसे इन्हेंस किया जाए। इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। इस पर चर्चा करते हैं, बाकी सारी बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखो जो भी आपका जैसे सी सेट है तो सी सेट में देखो आपको ना एक अपनी जो कमी है ना, उस कमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ जाता है? पहला ये देखो कि क्या क्या आपका जो स्कोर डाउन जाता है वो पैनिक की वजह से होता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान समझो पेपर देखा, 2-4 क्वेश्चन देखा, या आप देखो कि पुअर पेपर मैनेजमेंट, ये भी एक रीज़न हो सकता है क्या? क्या इस वजह से हो रहा है क्या? कई बार देखो आप खाली टाइम पे जब बैठोगे तो आप देखो यार मैं तो इसको टैकल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब आप पेपर देखो यार ये तो क्वेश्चन मेरे से हैंडल हो रहा है, बट पेपर एग्जाम के प्रेशर में वो चीज़ नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आप डिटरमाइन करो कि क्या प्रॉपर अगर पेपर का मैनेजमेंट किया जाए, मन के अंदर जो पैनिक क्रिएट होता है उसको मैनेज किया जाए, तो आपसे जो वो 33% का जो बैरियर है ना, वो 33% बैरियर जो है वो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि आप एकदम कूल माइंड भी हो, सब कुछ भी है, बट यहाँ पे आपसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। जैसे कुछ एरियाज़ है, नंबर सिस्टम का एरिया हो गया, प्रोबेबिलिटी का एरिया आपका हो गया, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एरिया आपका हो गया, ज्योमेट्री से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। ये ऐसे एरिया होते हैं ना जिन पे अगर कोई अच्छा टीचर आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कर दे तो आप मानकर चलिए कि आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ लगेगा सर आपने 25 का पेपर देखा नहीं। 25 का पेपर भी अगर आप देखोगे ना तो उस पेपर में ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी आपको सॉल्यूशन करना है। आप कोई जैसे, क्योंकि देखो कैट के जो टीचर्स होते हैं ना, कैट का पढ़ाते हैं, उनमें ना हर स्पेसिफिक एरियाज़ के टीचर्स होते हैं। अब वो जो हाईएस्ट लेवल के एक्सपर्टीज़ वाले जो टीचर होते हैं ना, जब वो आपको नंबर सिस्टम, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ऐसे जो टॉपिक्स कवर कराएंगे, तो आप मानकर चलें कि फिर आपका कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर होता है कि हाथों हाथ क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्रैक्टिस आपको करनी कोई डाउट नहीं है। तो हम मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके सबका अपना एक स्ट्रेटजी है। जब भी इन एरिया से क्वेश्चन के प्रपोर्शन बहुत हाई होते हैं, जैसे इस बार भी बहुत हाई थे, तो आप मानकर चलो कि सी सेट का जो टफनेस है वो बढ़ जाता है। बाकी टाइम एंड वर्क और जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो लोग कर चलते हैं, सब पढ़ा ही देते हैं। इनमें आपको ना क्लैरिटी चाहिए। देखो मेन चीज़ होता है कि टाइम में कोई क्वेश्चन को अगर आप 20 मिनट में करते हो तो कोई उसमें बहादुरी नहीं है। 1-2 मिनट 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा तैयारी होना चाहिए। तो वो चीज़ होती है जब आपके मन के अंदर बहुत अच्छी क्लैरिटी हो। आप यूट्यूब में सर्च करो, यूट्यूब के माध्यम से या जैसा भी है, कोशिश करना है कि इन एरियाज़ के जो कैट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं ना, उनसे आप थोड़ा सा अपने आप को जोड़ने का कोशिश करो, उनसे मतलब उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। वो बहुत आपको हेल्प करेगा खास तौर से। वैसे बाकी जैसे आप सी सेट की जहाँ क्लासेस कर रहे हैं, बाकी चैप्टर्स आप वहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे, सपोज आप इग्नोर करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। अब हमें देखना है कि अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि बिल्कुल मैथ से डर लगता है, तो आप मानकर चलें चीज़ें आसान नहीं होंगी। जिस हिसाब से उस लेवल तक अचीव कर पाना वो आसान नहीं होगा। तो आपको कुछ एरियाज़ अपने आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठकर 4-4 5-5 घंटे सी सेट कर रहे हैं, बट हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा देना चाहिए कि आप उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है वो चीज़ें आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जीएस पेपर 1 में तो आप देख ही रहे हैं, न्यूज़पेपर का रोल बहुत अधिक बढ़ गया है। न्यूज़पेपर के लिए आप मेरे सेशन को, जो इसी चैनल पे होता है, सुबह 8:45 से 9 के बीच में होता है, तो उस पर हिस्सा बने। फ्री सेशन है, ज़रूर से गो थ्रू हो। इस साल भी लगभग 42 क्वेश्चन आए हैं सेशन से। मैंने विद स्क्रीनशॉट सारा सब कुछ शो किया है, और पिछला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको दिखाया भी है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। अब यूपीएससी का यहाँ इंटेंशन देखो बहुत क्लियर है। आप उस इंटेंशन में फिट बैठोगे तो ठीक है, अगर आप उस इंटेंशन में फिट नहीं बैठते हो तो आप ये मान कर ना चलें कि यूपीएससी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा या कुछ ऐसा। उनको क्लियर गोल है, उनको लेना वैसे लोग हैं जो ऐसे लेवल के जो पेपर है उसको हैंडल कर सकें। उनका गोल क्लियर है, ऑल्दो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो जिस हिसाब से ये पेपर का लेवल बना रहे हैं ना, ये पेपर का लेवल देखो कैट का लेवल रीच कर रहा है। और कैट की लोग 2-2 4-4 साल तैयारी करते हैं। उनको कैट के नाम पे खाली वही रीजनिंग, मैथ्स और
मतलब क्वांट और रीजनिंग और यही डेटा इंटरप्रिटेशन और जो है ये क्या बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन ही करना पड़ता है, मतलब वही रीडिंग इंग्लिश जो है वो करना होता है। आपको क्या नहीं करना होता, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल साइंस सॉरी ऑप्शनल पढ़ना है, एसे करना है, इथिक्स करना है, क्या नहीं करना है। आई डोंट नो कि ये क्या ऑब्जेक्टिव के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार का एलिमिनेटर के रूप में काम कर रहा है, एलिमिनेटर के रूप में काम कर रहा है। तो एक रियल चीज़ है कि अगर एक जो मेरे द्वारा एक रिफॉर्म में एक सजेस्ट आपके लिए करूँगा, आप इस चीज़ को थोड़ा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और वो रिफॉर्म ये है कि आप ऐसा करो कि अगर सपोज करो कि कोई स्टूडेंट अगर सी सेट आप बना रहे हो, टफ पेपर बना लो कोई बात नहीं, अगर लेकिन एक बार अगर सी सेट का क्वालिफिकेशन किसी का हो जाए, सपोज करो कि इस साल वो क्वालिफाई हो गया, तो उस कंसिड्रेशन में जो है उनका जो स्कोर कार्ड है वो उसको कम से कम 2-3 अटेम्प्ट के लिए, जो भी एक कोई डिसीजन में कि नेक्स्ट अटेम्प्ट या उसके अलग आगे वाला अटेम्प्ट जो भी है उसके लिए उसको वैलिड रखा जाए, उनको क्वालिफाइड कि हाँ ये जो है कर सकते हैं। जिनका वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं उनको फिर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जो पेपर 2 का आपका होता है। ऐसा अगर किया जाएगा तो इससे बेनिफिट है। इससे ये बेनिफिट है कि फोकस थोड़ा सा जीएस में दूसरी चीज़ों में भी हो सके, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन तो उन्हीं से हो रहा है ना, चाहे मेंस का हो या दूसरी चीज़ें हैं तो उस पर भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो ये सब बातें हैं, थोड़ा सा ये जो मैंने आपको सजेशन दिया है इसको आप लोग शेयर कर सकते हो अलग अलग जगहों पर, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप लोग जरूर से जुड़ें। कोड याद रखना दैट यू हैव टू यूज इज SPLIV, इस कोड को यूज़ करके आपको ज्वाइन करना है। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट देख रहे हैं इनको, ये जो अमाउंट है इसमें सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ में जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट, प्रीलिम्स के, मेंस के सारे सब्जेक्ट, CSAT है, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, CSAT हर चीज़ आप जैसे GS पेपर 1, GS 2, GS 3, GS 4, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक सब्जेक्ट सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखो अनअकैडमी में क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिकली किसी के लिए आपको जुड़ना है, आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं इसमें, अगर आप ईयरली बेसिस में लेते हैं। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं ठीक है चलो मेंस प्रोग्राम है तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप रैंकर सक्सेस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं, ये एक आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रैंकर्स के द्वारा काफ़ी सारे जो टॉपिक्स कवर्ड भी हैं, लाइक हाउ टू स्टार्ट UPSC प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, GS पेपर 1 स्ट्रैटेजी, GS पेपर 2 स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें हैं। अब इधर देखो, ठीक है, ये सब सारे जितना भी आप एरिया पूरे के पूरे डाउट सारे आपके क्लियर होंगे। ये टॉप रैंक्स के द्वारा है, रैंक 5 और सारी जो रैंक्स हैं उनके द्वारा है, ठीक है। इसके अलावा भी आप जैसे UPSC CSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जुड़ ही सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर अपना कर सकते हैं UPSC ऑप्शनल विथ इंडिया टॉप एजुकेटर। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि यहाँ पे आप GS प्लस ऑप्शनल का अगर आप सब्सक्रिप्शन जो है वो अगर आप गो थ्रू होते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप मेंस प्रोग्राम के लिए भी जुड़ सकते हैं, मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम है उनको भी है, और सब कुछ आप एक ही उसमें जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ऑप्शनल में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके क्रैश कोर्स स्पेसिफिक भी है, प्लस UPSC प्लस आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्ट फीचर का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, अल्टीमेट जो ऑफर्स है उनका भी बेनिफिट उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड SPLIE। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।